भारत के ऐसे कौन से संगठन को घोषित किया गया है आतंकवादी संगठन? ऐसे कौन से व्यक्ति को किया गया अमेरिका की तरफ से या ऐसी कोई जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, संगठन, उनकी तरफ से किसे किया गया है आतंकवादी संगठन घोषित? मैं तो कह रहा हूं कनाडा में एससीटीएफ की तरफ से किसे ग्रे लिस्ट में डाला गया आतंकी फंडिंग को लेकर? आईएमएफ की तरफ से किसे बेल आउट बार बार इस रूप में मिला? अभी पूरी दुनिया में कौन से मुल्क के लिए थू हो रही है, कौन से मुल्क को साइड लाइन पे कर दिया गया, वो है हिंदुस्तान। देखिए मैं बता रहा हूं, कौन से मुल्क के लिए? प्लीज ये थू वाली बात तो आपको आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी इसलिए नहीं लगती जो अपने ही हिस्से को बेच देता है। तनु जी भी कुछ कह रहे हैं, प्लीज जी, सारे गेस्ट को ऑडियो अप करेंगे। हम तो पाकिस्तान को आतंक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा मुल्क जो हर आतंकी को पनाह देता है, आतंक को वहां से बढ़ाता है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान ही वो देश है जिसमें इस तरीके सैफुल्लाह जैसे लश्कर के कई संगठन वहां एक्टिव हैं और इस तरीके की वहां बयानबाजी होती है ओपन मीडिया में, और वहीं के शासन को दिखाई नहीं देता, प्रशासन को दिखाई नहीं देता। वहां के नेता चैनल पे आकर के पाकिस्तान की बिगुले बजा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता कि उनके यहां पर कितने आतंकी संगठन पूर्ण रूप से एक्टिव हैं और वो क्या मीडिया में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उनके क्या बयान जा रहे हैं, इसके बारे में उनको कुछ जगजाहिरी जानकारी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। सुधीर जी भी कुछ कह रहे हैं। सुधीर जी, देखिए नैना जी, इस पर बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई आए हैं वो तो डिफेंड करेंगे ही, लेकिन अगर पाकिस्तान का सोशल मीडिया आप देख लें तो लोग खुले मान रहे हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, आज हालत क्या है। आप अमेरिका से कनाडा की चर्चा हमारे भाई ने की, पाकिस्तानी भाई ने, लेकिन कनाडा के साथ हमारा 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और आपका पूरे यूरोप के साथ 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। भाई कहाँ आप खड़े हो, हम कहाँ खड़े? हमसे तुलना करना छोड़ दो, डेवलपमेंट अपने आप को करो। आपकी भी यहाँ गुर्बत है, उसको खत्म करने पर ध्यान दो। ये आतंकी भेज के आपकी सरकार थोड़ी सी चल जाएगी, आर्मी को थोड़ी सी लिग्टिमेसी मिल जाएगी, लेकिन आपकी गुर्बत नहीं जाने वाली है। जब तक हिंदुस्तान के साथ आप एक कॉमन रिलेशन नहीं रखोगे, 3300 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लगती है, आप टमाटर ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, आलू अफ्रीका से मंगाएंगे तो काम आपका चलने वाला नहीं है। हमसे आपको तिजारत करनी ही पड़ेगी, तभी पाकिस्तान के जो आम जन हैं उनको सुविधा रहेगी। लेकिन सुधीर जी, ये बात तो हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है, तिजारत तभी होगी, बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज सईद और ऐसे तमाम अलग अलग आतंकी जो कि ये अलग अलग संस्थाओं से डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित हैं, ये खुल्लम खुल्ला अगर इस रूप में रैलियां करते हैं और दिखावे के लिए पाकिस्तान कार्रवाई करता है कि भाई साहब ये संगठन हमारे यहाँ पूरी तरह से बैन है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव है क्या? सुधीर जी, आतंकवाद और बातचीत बिल्कुल संभव नहीं है। खून और जो है बातचीत दोनों साथ साथ नहीं होगा। लेकिन ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि आज वो कहां खड़े हैं। कटोरा लेके घूम रहे हैं, 21 बिलियन डॉलर उनके ट्रेजरी में है, बिल्कुल खाली है, 6 महीने का बिल नहीं है उनको। इस साल जो 2026 है 150 बिलियन डॉलर कर्ज में और उसके सूद में देने हैं। पैसे कहाँ हैं इनके पास? इनकी हालत बहुत ही खराब है, खस्ता हालत है। और इरशाद अहमद कह रहे हैं हिंदुस्तान की स्थिति को देखिए, नहीं है। देखिए ये जनता का ध्यान, पाकिस्तान की जनता बहुत शरीफ है, उसको मुगलाते में डालने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए 1-2 आतंकी हमले 6 महीने 8 महीने में कर देते हैं, जिससे टेंशन दूर रहे और इनकी जो मिलिट्री की जो जाली हुकूमत है वो चलती रहे। अब मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इनका इमरान खान है, उस बेचारे गरीब को रावलपिंडी के जेल में बगैर खिड़की के फेंके हुए हैं, ठंड में बेचारा गल रहा है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। ये सारी चीजों को आप सुधारो। ये आतंकवाद की लड़ाई अब भारत से आप नहीं लड़ सकोगे, आपको महंगा पड़ रहा है और आप इस भार से दब जाओगे, टूट जाओगे, ये वजन आप नहीं उठा पाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप अभी तकरीर बंद करें इनकी। मैं जवाब दूंगा। पहले तो ये है कि हिंदुस्तान की हमें किसी किस्म की जरूरत नहीं है, हमारा सीपैक तैयार है, पूरी दुनिया से ट्रेड जारी होने वाला है। हम तो आपको भी ऑफर दे रहे थे कि अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, गरीब खत्म करने के लिए, गुर्बत खत्म करने के लिए आओ पाकिस्तान के साथ ट्रेड करो। अगर आप हिंदुस्तान में देखें, जितने हम बेड पे सोते हैं उससे 20 गुना लोग आप सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं आपके लोग। अगर आप झूठ नहीं बोले, अगर हकीकत को तस्लीम करें। इरशाद अहमद, कितनी बार आए हैं हिंदुस्तान?
10 से 12 सुनिए आप, मुझे लगता है कि जिनके यहाँ पर 700 रुपए किलो अगर टमाटर मिले, जिनके यहाँ पर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर के हिसाब से मिले, कई 100 लीटर के हिसाब से मिले, तो उनको तो ये बोलना बिल्कुल भी बेईमानी होगा। रही बात सीपेक की, सुनिए जरा, मैं हालांकि बात कर रही थी साजिश की, आप जिस सीपेक की बात कर रहे हैं ना, आपने बलूचिस्तान वासियों की छाती को पूरी तरह से चीर करके उनके साथ में फिर बेईमानी करके बेच दिया, जो आप 78 साल से करते आए। 1947 में बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, वो नहीं आना चाहता था पाकिस्तान के साथ। 227 दिनों तक उन्होंने स्वतंत्रता के साथ में अपना ये कहा जाए कि अपने आप को जिया, लेकिन पाकिस्तान ने दबाव बनाकर ले लिया और बलूचिस्तान 78 साल से अभी भी वही मांग करता है, बोलता है कि सीपेक हमारी छाती पर लाकर दिया, हमारा खून चूसते हो लेकिन हमें देते नहीं हो कुछ, हमें बिजली तक दे नहीं रहे। सबसे ज्यादा समृद्ध वहां पर गैस वहां पर लोगों को मिलती नहीं, बिजली वहां पर मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, दूसरे आप हिस्सों को दे देते हैं। और सीपेक के नाम पर जिस तरह से आपने उन्हें बेचा है ना, प्लीज मुझे लगता है कि कभी तो ईमान या दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि उनका भी भला करेंगे। बोलती रहेंगी तो हमें बुलाने का फायदा नहीं है, मकसद नहीं है। आपने बात की अभी मेरे बलूचिस्तान पे, बलोचियों पे, आज भी मेरी बलोच भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, अभी मीटिंग हम लोगों की खत्म हुई है। वो जितना प्यार बलूचिस्तान वाले करते हैं, बलोच करते हैं, आपकी सोच होगी। दूसरी अच्छा, बात, तो इरशाद अहमद मुझे एक बात बताइए, बलूचिस्तान की तरफ से ही अभी हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि भाई वहां के बलूचिस्तान की तरफ से तो ये कह दिया गया कि जो शहबाज शरीफ है बगैर वीजा के बलूचिस्तान में एंटर नहीं करें। उन्होंने तो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ में। तो अभी कह रहा हूँ ना, मेरी अभी मीटिंग खत्म हुई है, बलूचिस्तान से आए हुए गेस्ट थे मेरे, उनके साथ मीटिंग खत्म हुई है अभी। आपको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये दहशतगर्द की बात करें, दहशतगर्दाना सोच की बात करें, ये हिंदुस्तान से प्रोपेगेंडा आता है मेरे बलूचिस्तान के खिलाफ, मेरे आजाद कश्मीर के लोगों के खिलाफ, मेरे केपीके के खिलाफ। बहुत ही शर्मनाक बात है इरशाद अहमद जी। सुधीर जी कुछ कह रहे हैं पहले जी। एक मिनट, अभी ये सी पैक की बात कर रहे हैं कि सी पैक तैयार है। अरे भाई, सी पैक तो चाइना बंद करने वाला है। अभी आपकी बीजिंग में दिसंबर में जो मीटिंग हुई है, उसमें चाइनीज ने किस भाषा में आपसे बात की है कि आपका सी पैक फेल कर गया, कोई काम जो है जो 15 में पूरा होना चाहिए, ये 26 में पूरा नहीं हो पा रहा है, ये रोड नहीं बना, वो रोड नहीं बना, वो तमाम चीज, और उनको रिटर्न नहीं आ रहा। अभी आपको जरूरत नहीं है मेरे सीपैक के लिए। आपका मकसद ऐसा पिएंगे ना, गन्ने की तरह चूस के निकाल लेंगे आपका खून। आपको सीपैक पता चलेगा 2-3 साल के अंदर, आपको सीपैक पता चल जाएगा कि सीपैक में गन्ने की तरह कैसे खून निकालते हैं चाइनीज। आपको समझ में आ जाएगा। जो सी पैक पर आप कूद रहे हो ना, वो फर्जी है, वो कुछ नहीं है, वो कहीं कुछ डिविडेंड उससे 0 निकलना है। आप 5 साल इंतजार करके देख लेना। मैं 5 साल क्या, मैं आपको चंद महीनों की बात कर रहा हूं। चंद महीने पहले आपने हमसे जंग लड़के देख ली, भाई हम तो आपको 5 साल पे हो गए। प्रोडक्शन है अभी। चंद महीनों में देख लें कि आपकी हालत क्या की पूरी दुनिया ने जब हारे आप पाकिस्तान। अरे भाई, आप काहे तो हमारी चिंता की हो, अपनी करो ना। अभी आप IMF की बात कर रहे थे कि हम लोन लेते, खुदा की कसम जितने हमारे मुआहदे हो रहे हैं हमारे जहाजों के, जितना हमारा डंका बज रहा है जीत का, जितना जश्न मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जीत का, आपकी सोच होगी अब कैसा चेहरा बना रहे हैं। देखिएगा शीशे में, देखिएगा अपने आप को। मैं वही कह रहा हूं ना, पाकिस्तान की जीत का जश्न अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक पाकिस्तान की जीत का जश्न पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ। क्या बात है। छुपा हुआ है। हमारे गांव में कहा जाता है कि भांग खा के लोग दिन में सपने देखते हैं, वैसे ही आप भांग खा के बोल रहे हो, आप बुरी तरीके से हार के आप जीत रहे हो। देखिए, अल्लाह आपको उल्टा सीधा बोल ज्ञान दे भाई। इरशाद अहमद, मैं यहाँ पर सुनिए तनुज का भी रुख करूं, लेकिन मैं आपको इरशाद एक बात ये जरूर बताती जाऊं इरशाद जी, कि आप भले ही जिस फेक नैरेटिव के माध्यम से जो एक बड़ी और झूठी तस्वीर आपको आपके फील्ड मार्शल की तरफ से दिखाई गई, और उनकी तरफ से भाई उन्होंने इतनी इम्यूनिटी भी गेन कर ली, लेकिन वो खुद ही आप ही के पाकिस्तान के मौजूद, जिन्हें आप आतंकी नहीं मानते लेकिन जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, वो कभी मौलाना के नाम पर या कभी अन्य स्तर पर निकलते, वो खुद ही आप लोगों की झूठ की पोल खोलते जा रहे हैं, खुद धज्जियां उड़ा देते हैं। कल ही हाफिज अब्दुल रऊफ का एक बयान आया, सैफुल्लाह कसूरी का बयान आया, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर मुहर लगा दी, बाकायदा ये भी कह दिया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है वो किस तरह से ध्वस्त हुआ था, वो खुद आपके इशाक डार की तरफ से कह दिया गया। आपके खुद हाफिज अब्दुल रऊफ ने कहा कि जिस मरकज में कई बच्चे थे
वहां पर उन बच्चों के, उनके परिजनों को यही चिंता थी कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली, वो नहीं चाहते थे कि वो वहां पर रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वहां पर हम जा भी नहीं सकते। तो ये खुद ही आपके लिए कहा जाए कि खुद धज्जियां उड़ाने के लिए, पोल खोलने के लिए आपके अंदर के आतंकवादी ही काफी है, तनुज दीक्षित जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब एक और बड़ी ऐसी साजिश का खुलासा किया तो ऐसा नजर नहीं आता कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो लगातार जारी है, लेकिन उसका प्रारूप और भी ज्यादा घातक होगा। और अब एक बार ये कहा जाए, हवा से लेकर जमीन, जमीन से लेकर समंदर तक हर जगह पर अब जवाब देने की बारी है। कह रहा हूं कि आपकी सोच है, जब हम आपको जवाब एक दफा दे चुके, जब आप शिकस्त खा चुके, अब आप जरूरत नहीं करेंगे। देखिए आपके पास, सुनो मुझे एक बात बताओ, ये जो झूठे नैरेटिव हैं ये आप अपने पास में रखें। आप अपनी जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, पूरी दुनिया सैटेलाइट इमेजेस को आप झुटला नहीं सकते। और रही बात अब जवाब देने की, सुनो 1947 से लेकर 2025 तक, और 26 में भी जगह जगह जवाब आपको मिल ही रहा है। 2025 तक लगातार एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया। पहले हम जवाब देते थे भाई आपको सबूतों के साथ में, लेकिन जब आपने हर बार स्वीकार करने से मना कर दिया तो अब उसके बाद भी हो गया कि अब डॉजियर नहीं देंगे, अब जवाब दिया जाएगा बाकायदा। तनुज जी, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मैं ये पूछता हूं कि जीरो एक्शन क्यों है? आखिर कमांडर सैफुल्लाह मीडिया में बात करता है, उसको कौन सिक्योरिटी दे रहा है? उसको मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? ये कितना बड़ा प्रश्न है। अगर आप लश्कर को सपोर्ट नहीं करते हैं पाकिस्तानी, तो कैसे मीडिया? आज सेना चुप है पाकिस्तान की सरकार चुप है। ये क्या महज एक इत्तेफाक है? ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये सिग्नल है, ये साजिश है, ये साजिश है, ये अहमद जी साजिश है। ये आज जिस तरीके से खुले आम, जिस तरीके से पाकिस्तान का वजीर आजम और आर्मी चीफ पूरी दुनिया में मेहमान खाने उनके अरे मेहमान खाने की बात नहीं है, उन्होंने इतने मेहमान बना रखे। मैं आपके मेहमानों की लिस्ट बताना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, लश्कर जंगी, ISIS, अरे क्या नहीं है आपके यहाँ पर सिवाय आतंकवादियों के? है क्या पाकिस्तान में? आपके यहाँ क्या है? और सिवाय पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के है क्या? मैं भी जानना चाहता हूं। आप कौन से मेहमान खाने की बात कर रहे हैं अहमद जी? कौन से मेहमान खाने की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में अमन है, शांति है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा अमन, कौन सी शांति? बारूदों के नीचे, बारूदों के ऊपर? मैं क्या, बारूद तो हमने आपको दिया ना। अब लेकिन इरशाद जी, अरे अभी घर में आग लगाकर आप कैसे शांति में रह सकते हैं? आप तय कर लें। कभी आप कहते हैं कि आप खुद आतंकवाद से त्रस्त हैं, कभी आप खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी आप खुद ये शांति अमन चैन की बात करते हैं। ये बड़ा बेईमानी और बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। आप टिकटॉकर दिखा रहे हैं, दरिया में टिकटॉकर दिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं दहशतगर्द है। दहशतगर्द ऐसे आते हैं जैसे हमने आपके दहशतगर्द मारे हैं, कुलभूषण जैसे पकड़े हुए हैं हमने अभी लंदन को मार के गिराया। कितने डॉजियर दिए आपने? सबूत तक तो आप दे नहीं पाए कुलभूषण जाधव को लेकर। आप बार बार एक नाम लेकर यहाँ पर बैठते हैं, और जिस तरह से आपने उनको गलत तरीके से कब्जे में लिया, बाकायदा इसको लेकर भारत ने तो कितनी बार डॉजियर दिए, कितनी बार सबूत दिए, क्या कभी कोई एक्शन लिया? हाफिज सईद को आपने घर में बैठाकर सराखों पर बैठाया हुआ है और नाम दे दिया कि भाई वो तो हाउस अरेस्ट है। भैया, आपने मौलाना मसूद अजहर को घर में बैठा रखा है, आतंकियों के जनाजे में जाता हुआ वो नजर आता है रोने के लिए। सैफुल्लाह कसूरी तक कहता है कि पाकिस्तान की सेना मुझे जनाजे में नमाज अता करने के लिए बुलाती है। अब इससे ज्यादा और क्या बात कही जाए तनुज दीक्षित जी? नैना जी, इनके यहाँ पर तो आर्मी के जो चीफ कमांडिंग ऑफिसर है, वो आतंकियों को शहीद का दर्जा देते हैं, उनके जनाजों में शामिल होते हैं। इससे ज्यादा आधिकारिक और सरकारी रूप से इससे ज्यादा क्या स्वीकृति चाहते हैं कि आतंकियों की कितने स्थान है पाकिस्तान में? ये ऐसा तो और कोई मुल्क में नहीं होता और किसी देश में कभी देखने को नहीं मिलता जैसा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। मैं कह रहा हूं कितने बेबस हैं आप लोग। चंद नाम आपने याद किए हुए, किताब लिखाई है जिसको, अरे चंद नाम नहीं है, ये संगठन है जो हजारों लाखों की तादाद में, लगभग पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा ही आपके यहाँ पर इसी आतंकवादी संगठनों का है। मैं कह रहा हूँ पिछले 15 साल से आप लोगों के चैनल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, एक ही ये किताब है आपके पास रटी रटाई, वो आके आप बोलते हैं ये रटी रटाई किताब नहीं है। आज 26/11 का हमला कोई नहीं भुला है भारत में, 26/11 नहीं भुला है कोई।
मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, बहुत देर हो चुकी होगी। आंखें आपको खोलने की आवश्यकता है अहमद जी। अब पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी, होगा हिंदुस्तान के पाकिस्तान की आंखें, अब पाकिस्तान की आंखें खुलने की बारी है। कौन सी आंखें खोलने की बात कह रहे हैं आप? हमने आंखें खोली और यही वजह है कि अब हम जवाब पे जवाब देते हैं। और दूसरी बड़ी बात आप कहते हैं ना, मैं आपको जरा एक बात समझाऊं। आप आंखें ऐसे मूंद के बैठे हैं कि 78 साल हो गए, आप हमेशा दूसरों के सहारे ही अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। अगर आप भारत के साथ में कुछ 1% भी सीख लेते ना, अगर 1% भी सीख लेते तो उससे क्या होता, आप चौथी नहीं तो कम से कम 10वीं या 15वीं या 20वीं तो बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती दुनिया की। और ये भी छोड़िए, आप कम से कम एक बार ही लोकतंत्र अपने देश में घोषित कर देते, क्योंकि आपके यहाँ वो स्थिति तक तो इस्टेब्लिश हो नहीं पाई। और रही बात आतंक की, आप आतंकवादी की परिभाषा क्या देते हैं? आपने आतंकवाद को खुद पाला, खुद पोसा और खुद लगातार उसको बढ़ावा दिया, और अब वो आपके लिए खुद ही नासूर बन जाता है। आप अगर BLA या TTP की अगर बात करते हैं तो TTP को बनाया किसने? तालिबान को बनाया किसने? अब आपने पहले उसको इतना सपोर्ट किया, वो आपके लिए अब मुसीबत बन गया, तो उसमें भी आपको भारत की कमी नजर आती है। हम तो मुसलसल आपको कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक अलम उठाया है, अलम बुलंद किया है। कैसे उठाया है जरा बताइए, दहशतगर्दी कैसे उठाया है जरा बताइए। बताइए। मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्द की एक फौज को मारा हमने। अच्छा। बहुत बड़ी फौज को, अपने से 100 गुना बड़े दहशतगर्दों को मार के भुगाया, खुदा की कसम। उसी का जश्न है आज तक। तो अब उसके बाद आपके यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित हो गई क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ठीक है, अगर मैं आपके इस फेक नैरेटिव को मान भी लूं तो क्या आपके यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित हो गई? क्यों बलूचिस्तान में वहां पर स्थिति बिगड़ती है? क्यों अभी कुछ दिनों पहले ही आपके यहाँ, कुछ महीनों पहले इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए? क्यों सरकार से और आपके हुक्मरानों से नाराज हैं? क्यों आपको उन पर गोलियां दागनी पड़ी आपकी खुद की ही आवाम के ऊपर? आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो यह है कि ये जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क में तमाम लोग आजाद हैं। वो अपनी आजादी से अगर कोई जलूस निकालता है, जलसा करता है, उसको हम रोकते नहीं है। हाँ, अगर मेरे मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई हरकत करता है तो फिर इदारे हरकत में आते हैं। अब क्या ख्याल है कि मैं अपने शोधा की कब्रों पे या अपने GHQ पे हमला करवा दूं लोगों से? इतने तो कमजोर नहीं है हमारे इदारे। तो उनको सबक सिखाया जाता है। फिर जब सबक सिखाया हमने, हिंदुस्तान को भी मेरे इदारों ने सबक सिखाया है। हम उनके साथ थे, हम शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ खड़े थे, अपने इदारों के साथ खड़े थे। मजाक नहीं है। मेरे जनता खड़ी आपके इदारों के खिलाफ। आप जो है, आपका हाल ईरान जैसा होगा। जो ईरान में आज हो रहा है ना, वो कल पाकिस्तान में होगा। नोट कर लो आप इस बात को। सारे इदारे वाले भाग जाएंगे दुबई, और लंदन में अपना जो घर बनाया है ना, वहां जाके रहेंगे इदारे वाले। ये सब जनता के हक और हकूक को लूटने वाले आपके इदारे हैं। ये सब ईरान जैसा बुरा हाल होगा आपका। दसियों हजार लोग आपके रोड पर मारे जाएंगे, खून की होली खेली जाएगी आपके सड़कों पर जनता के द्वारा। और ये इदारे जो है ना, ये इनका चेहरा छिपाए नहीं छिपेगा। जो इदारों की बात कर रहे हैं, ये तो लुटेरे हैं, अधिकारों के लुटेरे हैं, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट के वायलेटर हैं आपके इदारे। किस इदारे की आप बात कर रहे हैं? आप जरा चुप, जो मुल्क कानून को नहीं मानता है, जो आइन को नहीं मानता है, उन इदारों की बात आप कर रहे हैं। आप जवाब सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, आप ईरान दीजिए, जवाब दीजिए। ईरान में भी आपने दहशतगर्दी, आपने और इजराइल ने कराने की कोशिश की। मैं पिछले 10 दिन से कह रहा था कि ईरान में कुछ नहीं होगा। आप कहते थे ईरान में तख्ता पलट होगा, मैं कहता था कुछ नहीं होगा। आप तो कहेंगे ये जो शरपसंद है, जो दहशतगर्द हैं, इनको मार के भगाएंगे। वो ईरान एक ताकतवर मुल्क है यार। इरशाद अहमद, पता है ये एंटी इंडिया सिंड्रोम है आपके जहन में, मैं बिल्कुल बखूबी जानती हूँ। वो एंटी इंडिया सिंड्रोम आप पर इतना हावी हो चुका है, इसी बात की ही एक तरह से घुट्टी देने की कोशिश जनता को की जाती है, दी जाती है, और उसी नाम पे आप सभी की रोजी रोटी चल रही होती है। आप ईरान की बात करते हैं, बांग्लादेश में ISI के फुटप्रिंट्स मिले। अफगानिस्तान में जब अमेरिका को आउट किया गया था तो तालिबान के साथ आप ही की सेना के जो प्रमुख और बड़े चेहरे थे, वो उनके साथ चाय की प्याली लिए हुए खड़े आ रहे थे, नजर आ रहे थे। और रही बात, सुनिए जरा, अगर आप जिस तरह से बात करते हैं, हर जगह पर नेपाल को आपने अपने रंग में रंग दिया, वहां पे जलाकर। आपने बांग्लादेश में किस तरह से ISI की भूमिका के साथ में वहां पर एक नफरत भरी स्थिति को क्रिएट किया, और आप ये समझिए कि वो आंच आप तक भी पहुंचती है, क्योंकि हिंदुस्तान आपके जैसा
कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान अपने ऊपर डिपेंडेंट है बखूबी। और रही बात बार बार अगर आप अमेरिका की करते हैं, आपने रिसेंटली बात कही, अरे वीजा तक देने को तैयार नहीं है अमेरिका, आपको उन्हें पता है दहशतगर्दी है, आतंकवादी हैं, आप उनके नाम पर बड़ा उछल रहे हैं। फ्री की बिरयानी अगर मिल गई कुछ देर कुछ जगहों पर तस्वीरों में साथ में अगर खड़ा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आपको लग रहा है कि सब वाहवाही है। आप जरा ये समझिए, आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान, और आप फिर भी आप 78 सालों बाद तो सुधर जाइए कम से कम। खामोश तो जो 1 मिनट के लिए, आपने अभी बांग्लादेश पे बात की कि हमने उनके मुल्क में कोई दंगा फसाद कराया। आप मुझे ये बताइए, जो ये उनके ऊपर डिक्टेट कर रही थी हसीना शेख, भागकर कहाँ गई? आपकी एम्बेसी बंद हुई, पाकिस्तान की खोली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के झंडे लगाए गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने हमारे से ट्रेड शुरू किया, क्यों किया? उनकी आंखों से पर्दा हटा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान कराता था, हिंदुस्तान जुल्म करवाता था बंगाली भाइयों पे। अच्छा। आज आप हर जगह नंगे हो रहे हैं, आपके कपड़े उतर रहे हैं हर मुल्क से दुनिया के। अच्छा। आपको भुगाया जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है, दुनिया के हर मुल्क से आपको दुत्कारा जा रहा है। आप इस सच को तस्लीम कर लीजिए, खुदारा तस्लीम कर लीजिए। रिपोर्ट आई, सुनिए, 20,000 से ज्यादा भिखारियों को, पाकिस्तानी भिखारियों को आउट किया गया, स्थिति ये। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका में, जिस तरह से डिपेंडेंसी या फिर वहां की जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, उसमें पाकिस्तान के लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, हिंदुस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। और रही बात बांग्लादेश की, तो आप बखूबी जानते हैं, आपसे वो चीज पची नहीं। मैं आ रही हूँ सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप ही से समझूंगी। सुधीर जी जरा बताइए, बांग्लादेश पिछले कुछ साल में कितनी बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, व्यापार के तौर पर कितना अच्छा एक तरह से उनकी ग्रोथ नजर आती थी, और यही बात शायद पाकिस्तान को रास नहीं आई। और 1971 वाली टीस इस तरह की थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम और किसी तरह से तो हिंदुस्तान में स्थिति को बिगाड़ नहीं पा रहे, काम करते पड़ोसी मुल्कों में स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। नैना जी, आज ये बांग्लादेश के बहुत बड़े जो है खैरखा बने हैं। हम दर्शकों को बता दें कि 1971 की लड़ाई में इन्होंने 35 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल किया, 20 लाख बंगाली महिलाओं का इन्होंने रेप किया। ये तो मानवता के बहुत बड़े जनसंहार के दोषी हैं। मुसलसल झूठ बोलते हैं अपने चैनल पे बैठ के बांग्लादेश के अंदर। आज बांग्लादेश के लिए इनके दिल में हमदर्दी है। कितने लोगों को मारा, एक जनरेशन की हमारी हमेशा से उनसे मोहब्बत है, बूचरिंग किया है, बकरों से बुरी तरीके से इंसान को आपने बांग्लादेश में काटा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 90,000 आपकी आर्मी 2 महीना हमारे जेलों में रही, हमारे जेलों में जगह नहीं था, तो बगीचों में और खेतों में हमने आपकी आर्मी को रखा। शर्म नहीं लगता आपको ये सारी बातें करने के लिए?